एसेट्स क्या होता है? नेट टेंजिबल एसेट्स मतलब टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट्स और माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टेंजिबल एसेट्स क्या क्या है? टेंजिबल एसेट्स हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये टेंजिबल एसेट्स है। तो टोटल टेंजिबल एसेट्स ले लो, अब माइनस कर दो इनटेंजिबल एसेट्स। अगर टोटल टेंजिबल एसेट्स लिख दिया आपने तो आपने एक्सक्लूड करना है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड वैल्यू, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है, आप ना देखना बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स एसेट्स लिखा रहता है, तो कहीं आप ना वो एसेट्स इंक्लूड मत कर लेना। जो आपके, अगर आपको टेंजिबल एसेट्स बनाना है तो डेफर्ड टैक्स जो एसेट्स है उसको लेस करना है। तो मैंने इसीलिए बोला था आपको, वैसे बहुत सारी चीज़ें ना जब रीस्टेटेड बैलेंस शीट बनता है ना उसमें माइनस प्लस होता है, तो वैसे ही आपको नेट टेंजिबल एसेट्स जब देखना है तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स लिखा हुआ एसेट देख के मत उसको प्लस करना, उसको माइनस कर देना। ओके, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स माइनस हो गया, उसके बाद वो बन जाएगा आपका टोटल, माइनस कर दो टोटल लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटी वो माइनस कर दो तो आपका टोटल नेट टेंजिबल एसेट्स बन जाएगा। लाइबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा और इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ एक एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। रुको, देखो टेंजिबल एसेट्स को देख लो। टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़ चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में, आप पढ़ पा रहे हो सब? ठीक है, नेट टेंजिबल एसेट्स, टोटल टेंजिबल एसेट्स कैसे काउंट करेंगे? टोटल टेंजिबल एसेट्स ले लो टोटल, माइनस कर दो इंटेंजिबल, माइनस कर दो टोटल लाइबिलिटीज। टेंजिबल में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक। ये टेंजिबल एसेट्स है जिसको आप छू सकते हो। भाई कैश तो छू सकते हो ना, बैंक का बैलेंस तो आप ले सकते हो ना, आपके पास फंड्स आ गए तो छू सकते हो ना। इन्वेंट्री आप टच कर सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल टच कर सकते हो, आप तो पैसा लेना, फंड्स है ना आपका, कैश है। तो वैसे ही आप इस सब को आप टेंजिबल एसेट्स मानोगे। एक्सक्लूड क्या करोगे? गुडविल। कई बार क्या होता है गुडविल वैल्यूएशन करके रख देते, ठीक है ना, तो गुडविल जो है एक्सक्लूड हो जाएगा, पेटेंट एक्सक्लूड हो जाएगा, ट्रेडमार्क एक्सक्लूड हो जाएगा, ब्रांड वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स एक्सक्लूड हो जाएगा। कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 3 करोड़ नेट टेंजिबल एसेट्स इन लास्ट 3 ईयर्स। एग्जांपल डीआरएचपी स्टाइल में दिखा रहा हूँ। टेंजिबल एसेट्स फाइनेंशियल है 23, 24, 25। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 25 चलेंगे, 24 चलेंगे, 23 चलेंगे। 25 क्लोजिंग हो गया। टेंजिबल एसेट्स कितना? 8.5 करोड़, 9.20 करोड़ और 10 करोड़, आपका 23, 24, 25। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स कितना है? माइनस कर दिया, 1.20, 1.10, 1 करोड़। तो अगर आपका 2025 में 10 करोड़ का अगर टेंजिबल एसेट्स था, इंटेंजिबल 1 करोड़ था, उसको माइनस कर दिया, लाइबिलिटीज टोटल आपका 4 करोड़ का था, तो आपका नेट टेंजिबल एसेट्स आ गया ये वाला। सिंपल है। गॉट माय पॉइंट? एक बार आप लोग बोल दो मेरे को। यस सर। ठीक है, अब एलिजिबल सिंस 3 ईयर्स, तो 3 साल अगर आपका ये एलिजिबिलिटी देखनी है तो क्या देखना है? आपने 2023 का एलिजिबिलिटी देख लिया, देखो फुलफिल कर रहा है। आपको 3 करोड़ चाहिए था ना, आपको 3 करोड़ चाहिए था, देखो 4.5 करोड़ है। देखो यहाँ पे लिखा है 3 करोड़ चाहिए। द कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 3 करोड़ एनटीए नेट टेंजिबल एसेट्स इन ईच ऑफ द 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर। तो देखो 2023 का फुलफिल कर गया, 2024 का भी फुलफिल कर गया 3 करोड़, 2025 का भी कर गया। तो आपका 3 कैटेगरी में एक कैटेगरी एलिजिबिलिटी बन गई, एलिजिबल सिंस 3 करोड़ इन ऑल 3 ईयर्स। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट पे आ जाओ। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़, इट शुड बी रिक्वायर्ड 15 करोड़ ड्यूरिंग एनी 3 ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, वो देख लेना। यहाँ पे 5 साल का 3 साल बोल रहा है, ना कि कंटिन्यू 3 ईयर्स बोल रहा है। मीनिंग ऑफ द कंपनी मस्ट हैव क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एटलीस्ट 15 करोड़ इन एनी 3 आउट ऑफ 5 ईयर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल जो गेन्स है ना, इट डज नॉट रिक्वायर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया आपका कैसे? अब एग्जांपल देखो, 21, 22, 23, 24, 25। पहले हमने 23, 24, 25 का एग्जांपल लिया था 3 साल का, अब हमें 2 साल बैक जाना पड़ेगा। अब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप प्रॉफिट एंड लॉस से उठा लो, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का। अब यहाँ पे बोलो एलिजिबल, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये 15 करोड़ से ऊपर है, मैं इसको ले लिया। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल 21 में आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर गए। आपका 15 करोड़ चाहिए था, 18 करोड़ है। 22 में आपको चाहिए 15 करोड़, 12 करोड़ है, देखो 22 का हमने लिया नहीं है यहाँ पे। अब आपको चाहिए 23 का, देख लो 20 करोड़, ये हमने 20 करोड़ ले लिया 23 का, क्यों? 15 करोड़ से ऊपर है।
अब आपको फाइनेंशियल 24 में देख रहा हूँ 8 करोड़ है, यहाँ पे हमारे पास 15 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, हमने इसको छोड़ दिया। 25 में आपको 17 करोड़ की प्रॉफिट आई, ठीक है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने 17 का ले लिया। तो तीनों साल की जो है 18 करोड़ 15 से अबव है, 20 करोड़ 15 से अबव है, 17 15 से अबव है। तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी हमें निकालना है 3 ईयर्स का, 18 + 20 + 17 डिवाइडेड बाई 3, 18.33, तो मिड्स 15 करोड़ क्राइटेरिया। तो हमारा आईपीओ में सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास हो गया। ओके, कोई डाउट? ठीक है, नेटवर्थ। नो सर। नेटवर्थ में आ जाओ। नेटवर्थ में आपको मीनिंग देखो, नेटवर्थ का मीनिंग समझ लो पहले। नेटवर्थ मीन पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसको माइनस कर देना है, और माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो आपने रिटर्न ऑफ नहीं किया। मस्ट बी एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर। देखो तीनों मैन बोर्ड के ना 3 कैटेगरी में ना, तीनों दोनों जगह बोल रहा है कि लास्ट 3 इयर्स, एक जगह खाली जहां पे आपको रेवेन्यू की बात आ रही है वहां पे बोल रहा है लास्ट 3 इयर्स आउट ऑफ 5 इयर्स। बस वो ना आपको मौका दिया। कई बार क्या होता है, कई कंपनियां लॉस कर जाती है किसी किसी साल में, तो वो मीट नहीं कर पाते, इसीलिए वो क्राइटेरिया हटा के कर दिया, उनको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, 3 साल की जगह 5 साल दे दिया। ये हमारे लिए पॉजिटिव है, माइनस नहीं है। अच्छा, अब नेटवर्थ मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप शेयर कैपिटल में आपका प्रीफरेंस शेयर्स भी आता है, फ्री रिजर्व्स भी आ गया, माइनस जो लॉसेस है आपका, जो पास्ट ईयर की कोई लॉस है उसको माइनस कर दो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ नहीं है उसको माइनस कर दो। 1 करोड़ चाहिए लास्ट 3 इयर्स में। प्रीफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स इंक्लूडेड इन नेटवर्थ। देखो डिबेंचर्स तो नहीं होगा लेकिन प्रीफरेंस शेयर्स होगा। कैसे? प्रीफरेंस शेयर्स जो है ना, पीएस जो है इंक्लूडेड इन नेटवर्थ, इफ दे आर पेड अप प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल दे फॉर्म द पेड अप शेयर कैपिटल। क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल 2 टाइप का कैपिटल होता है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, एक प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल होता है। तो बोथ आर, अगर पेड अप कैपिटल है तो प्रीफरेंस शेयर्स जो है इंक्लूडेड होगा, बट डिबेंचर इंक्लूड नहीं होगा। डिबेंचर नॉट इंक्लूडेड इन नेटवर्थ। क्यों? डिबेंचर्स आर बोरोड फंड, कभी ना कभी आपको चुकाना पड़ेगा, दैट इज नॉट कन्वर्टिबल, कभी ना कभी आपको ये लोन चुकाना ही पड़ेगा। ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर नहीं है तो आपको तो लोन हो गया ना, तो ये लोन आपको माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए नेटवर्थ का पार्ट नहीं है। तो नेटवर्थ का पार्ट के एग्जांपल देखते हैं। चलो समरी में देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल नेटवर्थ का पार्ट है, यस। आप बैलेंस शीट से इक्विटी शेयर कैपिटल उठा लो। पेड अप शेयर कैपिटल उठाना है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, यस। कई कई कंपनी का ना 2 कैपिटल होता है, प्रीफरेंस भी होता है, इक्विटी भी होता है। वैसे 90% मैंने ज़्यादातर देखा है इक्विटी कैपिटल ही होता है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल थोड़ा बिग कंपनीज है ना, वो लोग इशू करते हैं, उनको फंड्स चाहिए होता है ज़्यादातर, तो वो कर देते। तो इक्विटी प्रीफरेंस दोनों आप ले लोगे, फ्री रिजर्व्स ये भी ले लोगे, डिबेंचर्स नहीं लोगे, लोन नहीं लोगे। तो ये आपका नेटवर्थ का पार्ट हो गया। और माइनस क्या करोगे? लॉसेस जो है आपका माइनस कर दोगे, जो आपका पास्ट लॉसेस है। अगर कोई लॉसेस आ रही है तो प्रॉफिट आ रही है तो जरूरत ही नहीं है, वो तो आपका रिजर्व में चला गया। अगर लॉस है तो लॉस माइनस कर दो, और अगर कोई एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ नहीं किया है मिसलेनियस, तो आप माइनस कर दो, तो आपका नेटवर्थ आ जाएगा, वो 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आओ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैसे। पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ 23, 24, 25 3 साल देखना है। 2023 का 2 करोड़, 23, 24 में 2 करोड़, 25 में 2 करोड़। फ्री रिजर्व 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। आपने ये टोटल मानना है, माइनस कर देना है 1 करोड़। देखो 3 और 2 5, माइनस की एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पास्ट ईयर की लॉस है, तो 4 करोड़ आ गया। तो 4 करोड़ आपका नेटवर्थ बन गया। देखो ये आपका तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। कैसे? आपको 3 साल देखना है, 23, 24, 25। तो 23 में आपका 4 करोड़ है, 1 करोड़ फुलफिल हो गया, 5 करोड़ 5.5 है, 1 करोड़ चाहिए, हो गया। और 25 में 6.8 चाहिए, 1 करोड़। आपको 1 करोड़ चाहिए, आपके पास तो बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसे वाले हो आप, तो आपका काम हो गया। नेम चेंज कंडीशन आपको पता ही है, अगर कोई कंपनी नाम चेंज किया है तो 50% रेवेन्यू प्रीसीडिंग फुल ईयर जो है वो जनरेट फ्रॉम न्यू एक्टिविटीज रिक्लेम इन द न्यू नेम। अगर आपकी कोई भी न्यू नेम से इनकम जनरेट हुआ है तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द प्रीसीडिंग 1 फुल ईयर मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम द न्यू एक्टिविटी रिफ्लेक्टेड इन द न्यू नेम। ओके, अच्छा ये किस लिए? ये इसलिए कि आप विंडो ड्रेसिंग ना कर सको नेम का, कॉस्मेटिक रीब्रांडिंग, आईपीओ मार्केटिंग मैनिपुलेशन और डाइवर्जन फ्रॉम कोर बिजनेस। ओके, डाइवर्जन फ्रॉम कोर बिजनेस ना कर सको, ये मेन मुद्दा है इनका। और मैनिपुलेशन मार्केटिंग ना कर सको आईपीओ में, इसलिए बोल रहा है कि नाम तो चेंज कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन 50% इनकम जो ये रेवेन्यू है ना, आप न्यू नेम से ला के दिखाओ,
एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। ओल्ड नेम एबीसी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू 2025 का रेवेन्यू रेन्यूएबल एनर्जी से 60 करोड़, टेक्सटाइल से 30 करोड़, टोटल रेवेन्यू 90 करोड़। ठीक है, अब रेन्यूएबल एनर्जी जो है ना, इन्होंने क्या किया, नाम चेंज किया। देखो, ओल्ड नेम एबीसी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्जांपल समझ लो, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछते हैं। न्यू नेम हो गया एबीसी रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, टेक्सटाइल से आपका रेन्यूएबल एनर्जी कर दिया। अब लोग कंफ्यूज, एक टेक्सटाइल कंपनी रेन्यूएबल एनर्जी में आ गया तो कंफ्यूज हो गया ना। तो अब रेवेन्यू 2025 का आप देख रहे हो, तो 2025 का रेवेन्यू जब देखोगे ना, नाम चेंज के बाद, नेम चेंज 1 अप्रैल 2025 हो गया, तब 2025 का क्लोजिंग जब देख रहे हो तो रेवेन्यू देख रहे हो कि रेन्यूएबल एनर्जी से 60 करोड़ आ गया, टेक्सटाइल से 30 करोड़ आया, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? टोटल रेवेन्यू 90 करोड़। अब इसको ना 60/90 कर दो। देखो, रेन्यूएबल एनर्जी से आपको 50% चाहिए, तो 60/90 करो तो 66% आपका रेवेन्यू आ गया। तो 66% जो रेवेन्यू है, 50% की जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो मीट कर गया। मतलब न्यू नेम से आपने 50% रेवेन्यू आना चाहिए टोटल रेवेन्यू का, बस मेन मुद्दा ये है। आपके टोटल रेवेन्यू का न्यू नेम अगर आपने नाम चेंज किया कंपनी का, 50% आना चाहिए, वो आपका मीट हो गया क्राइटेरिया। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। एग्जाम्पल 2, रेन्यूएबल एनर्जी नाम तो चेंज कर दिया, एबीसी टेक्सटाइल लिमिटेड था, एबीसी रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कर दिया। रेन्यूएबल एनर्जी से ना आपने 20 करोड़ का रेवेन्यू लिया, और टेक्सटाइल से आया 80, मतलब पुराने बिजनेस के नाम से तो आपका 80 आ रहा है, न्यू नेम से आपका 20 आ रहा है, तो टोटल आपका रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू मतलब टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, आपका सेल हो गया 100 करोड़ का। 100 करोड़ का आपका रिन्यूएबल एक्टिविटी 20% हो गया, है ना। तो नॉट एलिजिबल अंडर दिस रूट, इस रूट में ये आ नहीं सकता, तो इसके लिए दिक्कत है। तो नाम इसीलिए कंपनियां जब आईपीओ लाती है ना, नाम सोच समझ के चेंज करते हैं, जल्दी से करती नहीं है। देखो, प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड करना ये नाम चेंज नहीं है, वो कन्वर्जन है, क्योंकि आपको प्राइवेट लिमिटेड से वो लिमिटेड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे, तभी आप आईपीओ ला पाओगे। समरी टेबल देख लेते हैं एक बार। न्यू मैन बोर्ड, मैन बोर्ड मतलब जो बीएससी एनएससी दोनों में लिस्ट हो सकता है। एसएमई लिस्टिंग मतलब किसी एक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकता है। जैसे छोटा छोटा है, मतलब एसएमई प्लेटफॉर्म, एसएमई प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में। अब नेट टेंजिबल एसेट्स कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको। नेट टेंजिबल एसेट्स चाहिए 3 करोड़ का लास्ट 3 ईयर्स, नेटवर्थ चाहिए 1 करोड़ का लास्ट 3 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर, ओके। पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नॉट टैक्स पे नहीं किया अभी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ चाहिए 3 आउट ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर। और नेम चेंज 50% रेवेन्यू फ्रॉम न्यू एक्टिविटी इफ चेंज इन लास्ट 1 ईयर। अगर 1 साल से पहले की हो तो हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। ये समरी में आ गया, डिटेल आप समझ लीजिए, समरी इतना ही पढ़ लोगे ना, इसके बाद आप इतना ही पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सब कुछ याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। अब आ जाओ, ये प्रॉफिट वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अब आओ लॉस मेकिंग कंपनियां, जो लॉस मेकिंग कंपनी है क्यूआईबी रूट। क्यूआईबी रूट मतलब बड़े प्लेयर। अब क्या बोलता है बड़े प्लेयर कौन, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां हो गया, बड़े बड़े बैंकर्स हो गए। अब ये क्यूआईबी रूट में ये बोल रहा है कि आप ना 50% जो पब्लिक को आप 50% देने वाले थे ना, अब आप क्यूआईबी रूट में क्या करो, 6-2 रूट है, वो 6-1 था, ये 6-2 आईसीडीआर का रूट है। ऑल्टरनेटिव, आपकी कंपनी लॉस मेकिंग है। क्यों लॉस मेकिंग है, सुनो आप, आपके कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा है, ठीक है ना, आपकी कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छा टर्नओवर कर रही है, ठीक है। हाँ, आपकी कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, टर्नओवर बहुत अच्छा है कंपनी का, लेकिन आपकी कंपनी इतनी बड़ी है कि आपके कंपनी में ना बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ा, और कई सालों से कर रहे हो। देखो, आज 5,000-6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। सपोज करो बहुत बड़ी कंपनी है, एक अदानी ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, 15-15, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। तो क्या एक दिन में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा? आज कंपनी खोलोगे, बिजनेस शुरू करोगे, मार्केटिंग बनाओगे, ब्रांड वैल्यू बनाओगे, नेटवर्क बनाओगे, अपना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क बनाओगे, आपका मार्केट में माल धीरे 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 प्रमोट होगा, तभी तो आप पैसे कमाओगे ना। तो अगर आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, बैलेंस शीट अच्छी है, अगर सस्टेनेबिलिटी है बिजनेस का, सस्टेनेबिलिटी ये बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखना, हर जगह यही बोलना, एकदम ऐसी स्ट्रेस देके, सस्टेनेबिलिटी अगर लग रहा है आपके बिजनेस को, जैसे एआई अभी सस्टेनेबिलिटी में है। अगर कोई अभी बात करेगा ना कि जैसे एक एग्जांपल गूगल सीट का ले लो,
और एक्सेल सीट का ले लो। सिंपल एक्सेल सीट अब कौन ज़्यादा प्रीफर करता है, बोलता है गूगल सीट प्रीफर करते हैं लोग, है ना। तो दिस टाइप के पहले बोलते थे कि हम कैनवा में काम करेंगे, कैनवा में डिजाइन बनाएंगे, अब कैनवा के बोलते हैं हम एआई में डिजाइन बनाएंगे, ठीक है ना। तो सस्टेनेबिलिटी जो है ना वर्ड, वो होना चाहिए। आपको दिख रहा है, विजन है, आगे जाके क्या आपका पेट्रोल वाली गाड़ी चलेगी या डीजल वाली चलेगी या इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी चलेगी या हाइड्रोजन वाली गाड़ी चलेगी, कौन सी गाड़ी चलेगी वो भी देखना आपको जरूरी है ना। मार्केट में क्या हो रहा है हैपनिंग, वो आपको हमेशा आपको इंटरनेशनल न्यूज़ पे फोकस रखना है। आप सीएस हो, मैं आपको इतना बोलूँगा, आप कुछ मत देखो। ब्लूमबर्ग बोल के एक यूट्यूब चैनल में आप ना लाइव देखना, वो बिजनेस न्यूज़ चैनल है, उसको ना आप डेली आधा घंटा देखना, वॉच करना, लाइव देखना, लाइव लिखना ब्लूमबर्ग लाइव। उसमें पता है तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह के एकदम ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश तो पहले समझ में नहीं आएगा, काफ़ी फास्ट बोलेंगे यार, बहुत मतलब एक्सेंट ही अलग अलग होगी। तो उससे ना आपकी नॉलेज स्किल्स बढ़ेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छा होगा, ठीक है, कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे सीईओ, वहाँ पे सारे सीईओ और सीएफओ और चार्टर्ड सेक्रेटरी वो लोग आते हैं और बड़े बड़े बात करके चले जाते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, वो कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे टॉप लाइन बटम लाइन। अगर आपको क्वेश्चन ही पूछ लेगा व्हाट, आप कंपनी में काम कर रहे हो, व्हाट इज द टॉप लाइन एंड बटम लाइन ऑफ योर कंपनी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 80% जो पीपल्स है ना, इसका आंसर चार्टर्ड अकाउंटेंट तक नहीं दे पाए मेरे सामने। मैं ऐसे ही क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ऑफ योर कंपनी। आप बोल रहे हो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस कंपनी में काम कर रही हूँ, व्हाट इज द टॉप लाइन बॉटम लाइन कंपनी, नहीं बोल पाते। टॉप लाइन मतलब क्या होगा, बॉटम लाइन मतलब क्या होगा, उसको आपको समझना जरूरी है। टॉप लाइन रेवेन्यू पूछ रहा है, बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी पूछ रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल टर्म्स वो कहाँ से समझोगे, आपको किताब से इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। आप डेली ना ट्रैवलिंग करते हो ना, जॉब में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप न्यूज़ सुनो, सिर्फ बिजनेस न्यूज़ सुनो, चाहे जी न्यूज़ सुनो, अपने अपना जी जी बिजनेस है ना उसको सुनो, चाहे सीएनबीसी सुनो, लेकिन बिजनेस न्यूज़ सुनो। बिजनेस न्यूज़ सुनोगे तो क्या हो रहा है मार्केट में, हैपनिंग देख पाओगे। हैपन मार्केट का जो एक चीज़ है, जब हम मार्केट में आप कोई आईपीओ लाते हो, आपको पता है मार्केट आवर्स क्या है, मार्केट आवर्स है 9:15 to 3:30। उस मार्केट आवर्स में सेकेंडरी मार्केट में आपने आईपीओ तो ले आए, आईपीओ की लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग कितना बजे होता है आपको पता है, 10 o'clock शार्प लिस्टिंग होती है, 9:15 पे लिस्टिंग नहीं होती है। फर्स्ट टाइम जो लिस्टिंग होती है 10 o'clock पे लिस्टिंग होती है। जैसे ही 10 o'clock में रिंग बजा, क्या सेलिब्रेशन होगा वहाँ पे, आईपीओ में सेलिब्रेशन होता है, बड़े बड़े लोग टाइकून आते हैं, इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, सीएस जाएंगे, रिंग बजाएंगे, सीएफओ रहेंगे, डायरेक्टर्स रहेंगे, क्या प्राउड मोमेंट, ठीक है ना, बहुत प्राउड मोमेंट होता है। मतलब आप खुशी से झूम उठोगे, मतलब इतना बड़ा लगेगा, हाँ आई एम समथिंग, मतलब बहुत प्राउड मोमेंट होता है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है कई बार, और उसमें आपके ना मतलब आपको रेस्पेक्ट मिलता है। जब आप 10 बजे वो करोगे ना, रिंग बेल करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसके बाद जो ट्रेड होगा ना, उसके बाद वो ट्रेड 9:15 से आपका कैपिटल मार्केट सेकेंडरी मार्केट 9:15 से 3:30 तक ट्रेड होगा। अब वो अपनी लिस्टिंग वही 500 रुपये में, दूसरे दिन 400 में जा रहा है, 300 में जा रहा है, 700 में जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। पैसा आपको कभी नहीं लौटाना। बिजनेस का पैसा अगर आपने लोन लिया, आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। 100 करोड़ लोन लिया, आपको 10% 10% 10% 10 साल में आपने 200 करोड़ लौटाना है। 100% प्रिंसिपल, 100% आपका इंटरेस्ट, तो 200% आपका कॉस्ट बढ़ गया ना। और आईपीओ का फायदा मैं बताता हूँ। आईपीओ आपको 100 करोड़ रेज करना है, 100 करोड़ पे आपको 10% मैक्स टू मैक्स खर्चा आएगा। किस चीज़ का खर्चा आएगा, ब्रेकअप दूंगा मैं। खर्चा आएगा 10% का, मर्चेंट बैंक का फीस है, लॉ फर्म का फीस है, उसके बाद लिस्टिंग डे का सेरेमनी है, सेरेमनी में ही 5 लाख रुपया कम से कम, एसएमई बोर्ड में 5 लाख रुपया सेरेमनी में ही खर्चा हो जाता है, लिस्टिंग सेरेमनी में, ठीक है ना। वहाँ पे सारे फूल का माला लगाते हैं, वो फोटो कैमरा मैन बुलाते हैं, वो सब बहुत कुछ होता है। तो उसके ब्रेकअप दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी बाद में दूंगा। निफ्टी 50 कर दो, ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। निफ्टी 50 याहू फाइनेंस, याहू फाइनेंस निफ्टी 50, गूगल में सर्च मारना, वो आपका आ जाएगा। उसमें हिस्टोरिकल चार्ट क्लिक करना, हिस्टोरिकल डेटा क्लिक करना, हिस्टोरिकल। जब आप क्लिक करोगे ना, देखना 1 महीने का आप उसका ऊपर देखो, कितने में ओपन किया, कितना हाई मारा, कितने लो मारा, कितने में क्लोज हुआ, मतलब ओपन कितने में हुआ, 9:15 में ओपनिंग बताता है वो। उसके बाद हाई कितना मारा, मतलब पूरे ड्यूरिंग द इंट्राडे, इंट्राडे मतलब सेम डे आपको लेना है, सेम डे ही आपको बेचना है। इंट्राडे, इंट्राडे में कितना हाई मारा, मतलब अगर 9,000 में कोई स्क्रिप्ट निफ्टी खुली थी, तो क्या 10,000 तक गया या 11,000 तक गया, वो है हाई। लो मतलब उस ड्यूरिंग द डे ट्रेड लास्ट से लास्ट नीचे कितना है ओपन होने के बाद, क्या 8,000 तक आ गई थी, अगर आ गई तो 8,000 दिखाएगा। और क्लोज कितना, क्लोजिंग मैन को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए तो आंसरेबल कंप्लायंस ऑफिसर हैं,
है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि सेबी बोल रहा है अगर एसएमई में लिस्ट हो रहा है ना, छोटी मोटी कंपनियां मेरे पास मत आओ, जाओ स्टॉक एक्सचेंज में जहां पे आपको लिस्ट होना है उसी को खुश कर दो, वो अप्रूवल दे दिया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा लो जो किताबों में लिखा है वो फॉलो कर लो, लिस्टिंग एग्रीमेंट, और जो किताबों में लिखा है वो फॉलो कर लो। किताबों में क्या लिखा है, सेबी का रूल है, एलओडीआर है, वो फॉलो कर लो। वो कर ही रहे सब, नहीं करोगे तो पेनल्टी है, अपने आप नोटिस आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, सेबी के पास वही जाता है जो मेन बोर्ड है, जो ये जो एसएमई है स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा। लेकिन सेबी एक एक चीज़ स्क्रूटनी करके आपको पहले तो क्वेरी देगा। ऐसा कोई डीआरएचपी नहीं है जो आपने फाइल कर दिया और आपके पास एक ही दिन में अप्रूवल आ गई, उसमें कई सारे इंक्वायरीज आएगी, आपको वो इंक्वायरीज को सोल्यूशन करके देना पड़ेगा। वो 10-15 दिन में हो जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज नहीं होती है। अगर मर्चेंट बैंकर ने लॉ फॉर्म, देखो एक आईपीओ लाने में किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट है मर्चेंट बैंकर का, जो वो उनके साथ मैंडेट साइन होगा। जब मैंडेट साइन होगा ना, उनको आप टोकन मनी देंगे, 50 लाख 60 लाख रुपए टोकन मनी देंगे। मैंडेट साइन हो गया, ऐसे भी है तो 5 लाख रुपए के करीब आप मैंडेट साइन कराएंगे। उसका कोई बात नहीं, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। 10 करोड़ रुपए उसका खर्चा एक्सपेंसेस पहले नहीं होगा। क्या होगा, ये टेक्निकल चीज़ है, समझ लो, जिंदगी में काम आएगा। पहले ना बस ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 करोड़ की जहाँ खर्चा है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख 1 करोड़ मैक्स टू मैक्स खर्चा होगा। कैसे, आपने मैंडेट साइन करते टाइम दे दिया आपने 10 लाख रुपया, उसके बाद पार्ट पेमेंट दे दिया 3-3 महीने में, 1 साल में आईपीओ आएगा। ये आईपीओ आज अगर आप मैंडेट साइन करो तो एक दिन में तो आएगा नहीं, आपको कंप्लायंस पूरी करने में, डीआरएचपी तैयार करने में, फाइलिंग करने में टाइम तो चाहिए। तो कम से कम आपको कम से कम 8 से 9 महीना 10